ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में केप्लर्स लॉ के बारे में स्टडी किया। केप्लर्स लॉ में हमने देखा था कि पहला नियम कहता है कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करते हैं। दूसरा कहा था कि प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं, यानी सेम टाइम पीरियड में वो सेम एरिया को कवर करते हैं। और तीसरा नियम कहता है कि अगर हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस पता है तो हम ये बता सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम पीरियड लेगा, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहाँ पर ए था सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ओके, हम लोगों ने यहाँ तक समझा। चलो अब कुछ समझते हैं वेट और मास में क्या फर्क होता है। वेट और मास ध्यान से समझना, मास और वेट। ठीक है, देखो मास को हम हिंदी में जो कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान। और वेट को हम हिंदी में कहते हैं भार। ठीक है, या वजन, यही कहते हैं। ठीक, अब एक बात समझना कि जब हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और फोर्स का अगर मैं तुमसे यूनिट पूछूं तो यूनिट होता है न्यूटन, बरोबर। ओके, यहाँ पर मास क्या है? मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में। और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यानी इस न्यूटन को मैं ये लिख सकता हूं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इतना चीज मैंने प्रॉपरली लिखा है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है। हमने देखा था कि ये जो एक्सेलरेशन होता है ये अगर जमीन पर हो रहा है तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर कोई कार जमीन पर चल रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन है और उस सिचुएशन में हम ए लिखेंगे। लेकिन अगर कोई चीज अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, यानी ये अर्थ है, अर्थ से ऊपर जाती है, अर्थ से ऊपर जाती है, तब उसी ए को हम जी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन लग रहा था वो इस कार के द्वारा लग रहा था। अब यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन लगेगा वो इस जी के द्वारा लगेगा, है ना। ओके, इतना कंसेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वेट का कि W इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पर बताओ मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में। और यहाँ पर जी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इनको देखेंगे तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेम नहीं दिख रहा? सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो W है ये F है एक्चुअली में, यानी ये W एक तरीके का लगने वाला फोर्स है। तो हम कह सकते हैं वेट इज नथिंग बट अ फोर्स exerted by the earth. Weight is nothing but a force exerted by earth. अर्थ के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स ही भार कहलाता है। अर्थ कैसे फोर्स लगाएगी? तो हमने न्यूटन्स का तीसरा नियम पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। अगर ये अर्थ है, क्या है? अर्थ। अर्थ पर कोई खड़ा है आराम से, तो देखो इसका पूरा का पूरा मास जितना प्रेशर लगा रहा है, जितना बल लगा रहा है इस धरती पर, धरती भी उसे उतना ही फोर्स लगा रही है, तभी ये आराम से खड़ा है कि नहीं?
और जब हम लोग कभी वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं, ठीक है, मान लो केजी वाला वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं, तो यहाँ पर जब हम खड़े होंगे तो ये वेइंग मशीन पर हम लोग क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, और बदले में ये वेइंग मशीन भी उतना ही फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स? जितना फोर्स हम नीचे की साइड लगाएंगे। तो हमारा जितना भार रहता है उतना ही ये मशीन में लिख करके आ जाता है ना। लेकिन जब हम लोग अपना भार वो मेजर करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमारा भार 60 kg है। क्या ये कहना सही बात है? हाँ, हम कहते हैं हम कहते हैं कि हमारा भार 60 kg है। भाई तो ये केजी में तो हम लोग मास को मेजर करते हैं, मास को। लेकिन तुम जो वजन कर रहे हो तुम्हारा वेट है, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन या केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज तक हम जो कहते आए हैं हमारा वेट 60 केजी है, हम 5 केजी आलू लेकर के आए हैं, दरअसल हम क्या बताते हैं, हम इतना मास लेकर आए हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि इतने वजन का या इतने भार का कोई वस्तु लेकर आए हैं, तो हमारे बोलने की जो वर्डिंग्स है वो गलत है। हमको क्या करना चाहिए, हम जैसे 5 केजी अगर आलू लाना है, ठीक है, 5 केजी आलू, तो भाई 5 केजी आलू तुम जब लाओगे तो इसमें ग्रेविटी एक्ट होगी और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, है ना, न्यूटन। और ये 5 केजी आलू हो जाएगा 50 न्यूटन। यानी तुम कहोगे कि हम 50 न्यूटन आलू लेकर आए हैं, ठीक है। 5 केजी देखो कैसे हुआ है, हमको पता है। अगर तुम भार कहोगे, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तुमने लिया 5 केजी, यानी तुम्हारे मान लो कि 1-1 केजी का आलू है, 5 आलू चढ़ गया। अब वो आलू का भार कैसे निकलेगा, जब उसमें ग्रेविटी का वैल्यू ऐड होगा, तो इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 50 न्यूटन। अब ये हुआ भार, यानी भार हमने कितना दिया, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। हम यूं कह सकते हैं कि अगर 5 केजी का जो आलू है वो किसी के सर पर गिरेगा तो उसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि वेट क्या है, एक तरीके का लगने वाला फोर्स है। समझ में आया? हाँ, तो देखो मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मास को और अच्छे से समझे, एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान, बताओ इस इंसान की अगर पूरी बॉडी की हम बात करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी की, तो इसमें 2 हाथ हैं, 2 पैर है, बीच वाला पोर्शन है, फिर मुंडी है, इन सब को मिला करके इसका अपना एक मास बना, ठीक है, मास। मान लो ये मास है 100 केजी। मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, हाँ, 100 केजी, 100 केजी। अब इस इंसान को मैं अभी ये धरती पर है, अर्थ पे, मैं इसे ले जाकर के मून पर भी रख दूं तो भी इसका मास 100 केजी ही रहेगा, ठीक है। इसका मास 100 केजी, क्यों? क्योंकि अभी भी इसके 2 पैर सही सलामत है, 2 हाथ सही सलामत है, मुंडी है, पेट है, सब कुछ सही सलामत है। लेकिन धरती पर वापस लाओ इसको और इसका ना एक पैर काट दो और इसे मून पर ले जाओ, तो मून पर ले जाएंगे तो पहले जब धरती पर हमने इसका एक पैर काटा तो इसका मास घटेगा कि नहीं घटेगा? घट जाएगा। अब मान लो कि इसका मास हो गया, एक पैर इसका 10 केजी का था, मान लो इसका मास हो गया 80 केजी। अब जब इसे एक पैर कटा हुआ है, ये मून पर जाएगा तो ये वहां पर भी क्या रहेगा, 90 केजी का ही रहेगा। समझ में आया? तो मास कभी भी कैसे कम होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में से, जैसे कि हम आराम से समझना इंसान का, जैसे मैं इंसान हूँ, इंसान के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सब कुछ है, पैर, हाथ, नाक, मुंह, पूरा चीज। अगर उसके बॉडी का कोई भी पोर्शन कट के गिर जाएगा तो उसका मास कम हो जाएगा, ठीक है, उसका मास कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे मास कभी भी चेंज नहीं होगा, वैसे मास कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होता है तो क्या होता है, ये ग्रेविटी, सॉरी ये वेट। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड है डायरेक्टली
ग्रेविटी के, और हमको पता है ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है कि नहीं होती? होती है। देखो जैसे हमने पढ़ा था कि ये अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है तो यहाँ पर हमारा वेट कम होगा। पोल पर जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हमारा वेट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या मास यहाँ पर चेंज हो रहा है? क्या हमारे पास अगर 2 हाथ 2 पैर आंख नाक मुंह इक्वेटर पर है तो हम पोल पर जाएंगे तो हमारा एक हाथ एक पैर कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा क्या? नहीं। जब गायब नहीं होगा तो हमारा मास भी चेंज नहीं होगा। इतना चीज क्लियर हुआ? अच्छा एक सवाल करता हूँ, बताना। कोई पर्सन है उसका मास है 60 केजी, बताओ वो अर्थ पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा? अर्थ पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा? न्यूटन का फोर्स लगाएगा, बताओ। हाँ, किसी इंसान का मास 60 केजी है तो वो अर्थ पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा मैंने जब कहा था कि आलू लाए थे हम 5 केजी और मैंने कहा कि अगर ये 5 केजी क्या है, 5 केजी तो मास है, ठीक है, मास है। अगर ये किसी के ऊपर गिर जाएगा सर पर, ठीक है, ये किसी के ऊपर सर पर गिर जाएगा तो इसके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा? यानी W इज इक्वल टू mg। W क्या है? एक तरीके का फोर्स है। मास हमने लिखा है 5 केजी और g है हमारा 10, यानी ये फोर्स कितने न्यूटन का लगाएगा? 50 न्यूटन का। यानी अगर तुम्हें मास दिया है और फोर्स पूछ रहा है तो क्या करना है? यही फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, उसमें बस जी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर धरती पर हो, हाँ धरती पर हो तो धरती का जी, मून पर हो तो मून का जी। समझ में आया जी? हाँ ठीक है, फिर से बताना। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई हाथी एलिफेंट एलिफेंट का वेट है 1000 न्यूटन तो उसका मास कितना होगा? हाँ, उसका मास 100। समझ में आ गया कैसे निकाला हमने? वेट इज इक्वल टू mg। वेट है 1000, मास ग्रेविटी है 10, यहां से गया कट और मास हो जाएगा 100। 100 क्या, केजी या न्यूटन? केजी, केजी, केजी। बताओ, कोई महिला है, ठीक है, उसका मास है 250 केजी, तो वो किसी बेड पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगी? हाँ, 2500 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। समझ में आया? तो कैसे, अगर मास दिया हो तो वेट कैसे निकाल सकते हैं और वेट दिया हो तो मास कैसे निकाल सकते हैं? इतना क्लियर हुआ? क्या मास कभी चेंज होता है? नहीं। जो मास मेरा धरती पर है क्या वो मून पर चेंज हो जाएगा? आप समझो, इससे और सवाल कैसे पूछेगा? कहेगा कि कोई आदमी, मैन, जिसका मास 50 केजी ऑन मून, सो अर्थ पर उसका मास कितना होगा? अर्थ पर उसका मास कितना होगा? वाह 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 वाह। मैंने अभी वही क्वेश्चन कहा कि भाई मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मून पर उसका मास अगर 50 है तो अर्थ पर भी उसका मास 50 ही रहेगा। समझ में आएगा? लॉजिकल क्वेश्चन है एकदम। हाँ ठीक है, और समझो, और बताओ कि
अगर किसी गर्ल का, ठीक है, गर्ल का जो वेट है नहीं, किसी गर्ल का मास मून पर 70 kg है, सो अर्थ पर उसका वेट कितना होगा, अर्थ पर उसका वेट 700 न्यूटन। कैसे पता लगा? बरोबर, मास तो सेम ही रहेगा, अर्थ पर आएगा तो अर्थ की ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी लगेगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, मून की जो ग्रेविटी होती है, मून की ग्रेविटी वो अर्थ से 6 गुना कम होती है, ठीक है, अर्थ से 6 गुना कम होती है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि कभी कभी ये पूछ देता है कि किसी महिला का वजन, किसी महिला का मास धरती पर, अर्थ पर अगर 10 kg है, सो मून पर उसका वेट कितना होगा, ठीक है, कितना होगा? हाँ, देखो, ऐसी सिचुएशन में पहले तुम्हें अर्थ पर उसका वेट निकालना होगा, है ना। तो पहले वेट निकालो ऑन अर्थ, WE इज इक्वल टू मास ऑन अर्थ, मास तो सेम ही रहेगा, ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो हम लिख लेंगे कि भाई इसका मास था 10, ग्रेविटी थी 10, ये हो गया 100 न्यूटन। अब इसी चीज को उसको लेकर चले जाओ कहां पर, मून पर। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू mg ऑन मून, ठीक है, g ऑन मून। और हमको पता है कि वहां की ग्रेविटी यहाँ से 6 गुना कम होती है, तो सिंपल 100 को 6 से डिवाइड कर दो, यही न्यूटन आ जाएगा वेट उसका, ठीक है। तो इस तरीके के मास और वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है इतना? ओके। अब हमने जैसा कि देख लिया कि भाई जो वेट है वो चेंज होते रहता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता है। तो हम समझते हैं जब कभी हम लिफ्ट में ऊपर या नीचे आते जाते हैं तो हमारा मास किस तरीके से बढ़ता या घटता है, ठीक है। ओके, तो देखो, वेट इन लिफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब समझना ध्यान से कि ये अर्थ है, अर्थ हम पर क्या एक्ट करती है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ मतलब खींचता है चीजों को, ठीक है ना। ओके, अब समझना ध्यान से, ये मैं बना दिया, क्या है ये, मान लो वो लिफ्ट है और लिफ्ट में कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन खड़ा है। अब ये लिफ्ट चल नहीं रही है, लिफ्ट रुकी हुई है, हम लोग लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट के अंदर हम खड़े कैसे हैं कि भाई लिफ्ट का जो सरफेस है वो हमें एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है ना। लिफ्ट का सरफेस हमें एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है, और उतना ही रिएक्शन फोर्स दे रहा है जितना हमारा वेट है, यानी जो हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स, है ना। यहाँ पर ये लिफ्ट का सरफेस हमें रिएक्शन फोर्स दे रहा है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स दे रहा है। और ये अर्थ हमें नीचे की तरफ खींच रही है, बरोबर, हमें नीचे की तरफ खींच रही है। तो इसका रिएक्शन फोर्स और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों अभी बराबर हैं, इसलिए हम इस लिफ्ट को तोड़ करके अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। अगर ये जी बहुत ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा कि
इसका जो रिएक्शन फोर्स है किसका, इस लिफ्ट का, ये कम हो जाए और हम उसके लिफ्ट के सरफेस को तोड़ के अंदर घुस जाए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भैया ये पानी है, वाटर है, वाटर पे तुम खड़े हो पाओगे? नहीं। क्यों नहीं खड़े हो पाओगे? क्योंकि इसका जो रिएक्शन फोर्स है सॉलिड नहीं है और इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत कम है। तो मैं इस सिचुएशन में लिख सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है G माइनस R, या G को मैं सिर्फ G न लिख करके सामने मैं ये भी तो लिखूंगा कि जो मेरा वेट है mg माइनस R, है ना, मतलब कि यहाँ पर mg ज्यादा है और R छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं लिखूंगा कि अभी ये रुका हुआ है, चल वल नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा R है वो इक्वल टू रहेगा mg के, ठीक है। R मतलब जो रिएक्शन फोर्स है वो इक्वल टू है mg के, है ना। ओके, अब यहाँ समझना ये R कब बढ़ने लगेगा, रिएक्शन फोर्स कब ज्यादा हो जाएगा, जब ये अर्थ बोलो, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट इस ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने लगे। लिफ्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट कब जाएगी, मतलब कि ग्रेविटी हमें खींच रही है लेकिन ये ज्यादा तेजी से हमें ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये खींच क्यों पा रहा है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो ग्रेविटी से अधिक ज्यादा है ना। तो हम देखो यहाँ पे समझो, थोड़ा सा बनाते हैं, ये अर्थ है, अर्थ, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ लिफ्ट, ये लिफ्ट में हम खड़े हैं, ठीक है, लिफ्ट में हम खड़े हैं और लिफ्ट जा रही है ऊपर की साइड। अच्छा, जब लिफ्ट ऊपर की साइड जाएगी तो लिफ्ट में कुछ फोर्स लगेगा, एक फोर्स से ऊपर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? लिफ्ट भाई, अगर हमें किसी को ऊपर खींचना है, कोई गड्ढे में गिर गया है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसी तरीके से लिफ्ट भी एक फोर्स लगा करके ऊपर से खींचती है ना, फोर्स लगा करके ऊपर से खींचती है। और हम कह सकते हैं कि जो लिफ्ट का फोर्स है F, ये बरोबर है किसके, कि भैया ये जो रिएक्शन फोर्स था इस लिफ्ट का माइनस mg, है ना। देखो अभी मैं एकदम अच्छे से क्लियर क्रिस्टल कर दूंगा। देखो, ये जब फोर्स है हमें खींच रही है, लिफ्ट एक फोर्स से हमें खींच रही है, इसका ये फोर्स बरोबर है इसका जो रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर हम लिफ्ट को तोड़ करके नहीं जा पा रहे हैं नीचे की साइड, इसका मतलब इसका रिएक्शन फोर्स ज्यादा है और ग्रेविटी कमजोर पड़ रही है ना। मैंने इक्वेशन सही लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ बरोबर एकदम। देखो अब हम देखेंगे कि ये जो लिफ्ट है जब वो फोर्स लगा रही है, मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ एक्सेलरेशन भी लग रहा है ना भाई, ऊपर नीचे जाएगी। अच्छा, दो चीजें हो सकती हैं, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि लिफ्ट में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, लिफ्ट में एक्सेलरेशन 0 है, या कभी कहेगा कि लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से ऊपर खींच रही है, या लिफ्ट कहेगा किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। अभी ये सब सिचुएशन समझाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। लेकिन मैं एक दिमाग में डाल दे रहा हूँ कि अच्छा 3 तरीके के इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें क्या क्या सोचना है। अभी देखो, ये ऊपर खींचेगी, इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो मैं इस फोर्स को अगर मैं ये लिख दूं, क्योंकि हम भी उसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारा मास और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R माइनस mg। कोई दिक्कत है? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमें कोई लेकर के जा रहा है तो हम भी तो एक्सेलरेट हो रहे हैं उसी की स्पीड के साथ, तो वही मास इंटू एक्सेलरेशन हम पर भी एक्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को यहाँ करूं, थोड़ा सा सॉल्व करूं, तो हमको दिखेगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन, mg को इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ठीक है, रिएक्शन फोर्स। मैं मास को कॉमन ले लूं तो हम लिखेंगे a प्लस g इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। अच्छा, जब मैं एग्जांपल दे रहा था कि कैसे हम जो वेट मेजर करते हैं इस पर खड़े होते हैं, हमारा जो फोर्स, जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही फोर्स ये वेइंग मशीन भी लगाता है,
इसी वेइंग मशीन जो फोर्स लगा इसी को हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और यही रिएक्शन फोर्स हमें वेट बताता है। तो मैं कह सकता हूं ये जो मेरा रिएक्शन फोर्स क्या है, ये वेट है। और वेट यहाँ पर हम देखेंगे मास A प्लस G, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के साथ साथ एक एक्सेलरेशन भी ऐड हो गया है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर जब हम रुके हुए थे यहाँ पर हमारा वेट एक तरीके का फोर्स अगर 10 या 100 न्यूटन था, ठीक है, 100 न्यूटन था, तो जितना तेजी से इस लिफ्ट में एक्सेलरेशन होगा उतनी ही वैल्यू से हमारा वेट बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी में ऐड हो जा रहा है। समझ में आया? यानी जब हम लिफ्ट में ऊपर जाएंगे, लिफ्ट हमें ऊपर खींचेगी, तो हमारा वेट बढ़ता हुआ नजर आएगा कि घटता हुआ? बढ़ता हुआ, ठीक है, ऊपर जाएगा तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, पहला कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। यानी जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो हमारा वेट बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। ओके, आगे हम समझते हैं। आगे अब सेम चीज, अगर ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। देखना, अब सेम चीज है, जब ये लिफ्ट नीचे आ रही है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ, हम इसके अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये नीचे जब आएगी धरती की तरफ, तो भाई हम कहेंगे ये अर्थ है और ये हमारा लिफ्ट नीचे आ रही है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ, तो हम कहेंगे देखो ये नीचे आएगी, यानी नीचे आने के लिए भी तो इस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जाओ नीचे, अगर जैसे कि कोई गड्ढे में गिर गया है, उसको हमने ऊपर तक खींच लिया, देखा कि वो तो हमारा दोस्त नहीं है, छोड़ दे रस्सी। अब रस्सी छोड़ेंगे तो हमारे हाथ में कुछ फोर्स धीरे धीरे छोड़ देंगे, या तो एकदम फ्री फॉल छोड़ देंगे, है ना। तो कुछ फोर्स से हमने रोका हुआ था, अब वो फोर्स को हमने छोड़ दिया है। तो ये रस्सी जब नीचे आएगी, लिफ्ट नीचे आएगी, फिर भी ये किसी न किसी फोर्स के जरिए आएगी, और जब नीचे आ रही होगी इस वक्त में इसको तेजी से खींच रहा है हमारा ग्रेविटी, और हमारा जो रिएक्शन फोर्स है वो कमजोर पड़ गया है ना। रिएक्शन फोर्स यहाँ कमजोर पड़ गया है। तभी तो हम लोग कभी कभी देखते हैं जब जब ये लिफ्ट ना नीचे आती है तेजी से, तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा हल्के हो गए हैं, या इसका सरफेस से ना पैर हमारा ऊपर जा रहा है सरफेस से, है ना। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, ये फोर्स है यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी ज्यादा है, तो उसमें से हम रिएक्शन फोर्स को घटा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम कहेंगे ये जो फोर्स है ये कुछ नहीं भैया ma है, तो इज इक्वल टू मास g माइनस ऑफ r। अब इसको भी थोड़ा रिजोल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू m g माइनस m a, यहाँ लिखेंगे तो m कॉमन g माइनस a, यानी जब हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे ये r क्या है, हमारे वेट को बताता है। तो हम देखेंगे कि नीचे आते टाइम हमारा जो वेट है वो हमें कम महसूस होगा। समझ में? क्यों? क्योंकि जी में से ए घट रहा है, ए माइनस हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, यानी जब लिफ्ट नीचे आ रहा था तो हमें वेट कम नजर आ रहा है, हमारा वेट गिरता हुआ नजर आ रहा है कम, ठीक है। और ऊपर जा रहा था तो वेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। अब वही सेम सिचुएशन थी जब ये लिफ्ट रुका हुआ था, ठीक है। जब ये लिफ्ट अर्थ पर रुका हुआ था ये लिफ्ट, इसको लिखते हैं, अगर ये अर्थ पर रुका हुआ है तो क्या ये किसी फोर्स के जरिए ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है, ठीक है, किसी फोर्स के जरिए ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भैया सॉरी अर्थ को लिखते हैं, ये सेम फॉर्मूला, ये F इज इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ अच्छे से खड़े हैं यानी हमारा रिएक्शन फोर्स ज्यादा है माइनस mg में। अब यहाँ फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा है, ये जीरो है, तो हम इसलिए जब इसको यहाँ जीरो रख देंगे, जीरो, ये जीरो इज इक्वल टू r माइनस mg, और इसको यहाँ ले आएंगे तो mg इज इक्वल टू r। यही तो हमने पहले भी बताया था कि भाई
जब हम अर्थ पर खड़े रहते हैं तो हमें अर्थ खींचता है नीचे की तरफ, और मतलब ग्रेविटी नीचे खींचती है और अर्थ हमें ऊपर ढकेलता है। यही रिएक्शन फोर्स जो हमारे वेट को बताता है। तो जब लिफ्ट नहीं चल रही होती है तब हमारा वेट सेम टू सेम रहता है जितना रिएक्शन फोर्स हम पर अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, हमने 3 सिचुएशन अच्छे से समझ लिए। अच्छा, अब समझो इसी तीसरे सिचुएशन को ध्यान में रखना कि या तो लिफ्ट रुका हुआ हो, लिफ्ट क्या हो, स्टॉप हो, या लिफ्ट में कोई एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो कब हो पाएगी, जब किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी अगर फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, फिक्स्ड कहते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t, हमने पढ़ा है। अगर v2 इक्वल टू v1 इक्वल टू v2 है तो हमारा एक्सेलरेशन तो जीरो ही रहेगा, v1 माइनस v2, है ना। तो v1 माइनस v1 हो जाएगा, v2 माइनस v2, जो लिखना है लिख दो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो जब कहेगा कि कोई लिफ्ट ऊपर जा रहा है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जब जीरो रहेगी तो फिर से वही पहली ये वाला तीसरा वाला सिचुएशन वापस से बन जाएगी कि हमें मास में कोई भी बढ़त नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ऊपर जाएगा किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या मास में बढ़त दिखेगी, अरे ऊपर जाएगा कांस्टेंट स्पीड से तो वेट कैसे बढ़ेगा भाई। अभी तो यही सब चीज दिखा रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा तो फोर्स तो जीरो हो गया ना। अभी ये पूरा कंसेप्ट तामझाम क्या समझाया मैंने। अरे मैं वही कह रहा हूँ, उसमें कंसेप्ट ध्यान रखना। उसमें दो चीजें कहेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन एक एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं रहती है, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो क्या एक्सेलरेशन हो पाएगा वहां पे, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो क्या किसी तरीके का फोर्स लगेगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो R इज इक्वल टू एम जी, यही तो रहेगा ना। कोई भी चीज घटेगा या बढ़ेगा, क्या पहला फॉर्मूला पॉसिबल हो, ये वाला ऊपर जाने वाला फॉर्मूला बन पाएगा इसमें, नहीं बन पाएगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भी हमारे वेट में कोई भी बढ़त नहीं दिखेगी, या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे भी आ रही है तो हमें वेटलेस महसूस या वेट कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर उसने जोड़ दिया कि किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है या किसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, तो जब भी एक्सेलरेशन आता है तो हमने पढ़ा है कि भाई वो या तो स्पीड को घटाता है या तो स्पीड को बढ़ाता है, एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन को यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकेंड वो कुछ न कुछ वेलोसिटी में चेंज लाएगा। ठीक है, हाँ, तो 3 चीजें याद रखना, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ पॉइंट। पहली चीज, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो इसमें नो चेंज इन वेट, ठीक है। दूसरा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और अगर ऊपर जा रही है अपर साइड तब वेट बढ़ेगा, वेट इंक्रीज होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और अगर डाउन आ रहा है तब वेट घटेगा, डिक्रीज होगा।
ठीक है, ये तीन चीजें एकदम दिमाग में बिठा के रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी हमारा जो पहला फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूला को अगर हम यहाँ लिखें, पहली सिचुएशन में जो ये पहला है वहां हो जाएगा कि R इज इक्वल टू एम जी। आर क्या है? वही रिएक्शन फोर्स या वेट, हम लोग क्या कहें वेट। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कि R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए बढ़ेगा, और तीसरा हो जाएगा R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो याद रखना, अब हमारा वेट कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम बैठे हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो सोचो, जो ये इसमें रहते हैं एयरफोर्स में होते हैं और वो फाइटर जेट चलाते हैं, फाइटर जेट तो एक सेकंड में हजारों किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है। सोचो उस सिचुएशन में उनको अपना वेट कितना महसूस होता होगा, है ना? उस सिचुएशन में जब वो उड़ते होंगे तो उनको अपना वेट कितना महसूस होता होगा, वो पता है। इसीलिए जब वो एयरफोर्स वाले होते हैं ना, उनमें उनको ट्रेन किया जाता है, क्योंकि हमको पता है हमारी जो ग्रेविटी है वो हमें पूरी तरीके से खींच रही है। ग्रेविटी जी का मान है 9.8, हम इसको रफली 10 मान लेते हैं। अगर ये 10 है, हमारा बॉडी के साथ साथ हमारे बॉडी के हर एक सेल को नीचे खींचता है, चाहे ब्लड सेल्स हो चाहे कुछ भी हो, हमारे हेयर तक को नीचे खींचता है, इसलिए सब कुछ स्टेबल रहता है। यानी हमारी बॉडी धरती पर 1G का फोर्स आराम से सस्टेन कर सकती है। लेकिन हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जैसे किसी ऐसे व्हीकल में बैठ गए जिसका एक्सेलरेशन बहुत अधिक है, तो उस सिचुएशन में जितना तेज व्हीकल ऊपर जाएगा उतना अधिक फोर्स हम पर एक्ट होगा और हमारा वेट उतना तेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसी तरीके से हमारा जो ब्लड रहेगा ना, वो ब्लड हमारे दिमाग तक पहुंचेगा नहीं, और जब ब्लड दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो हम अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो जो फाइटर पायलट्स होते हैं ना, उनको अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है कई घंटों तक, मतलब कि सुबह का जो उनका एक्सरसाइज रूटीन होता है, मेडिटेशन होता है, पानी के अंदर उनका सांस रोकना हो जाता है। वो किस तरीके से जब ऐसी सिचुएशन आए, जी फोर्स उनके ऊपर एक्ट करे, तो कैसे अपने सांस को कंट्रोल करके, पेट को दबा करके या बॉडी पार्ट्स को दबा करके जो ब्लड होता है उसे पैरों के पास न जाए, वो ऊपर की साइड रुका रहे, ये कोशिश करते हैं। उनको जो पहनने के लिए कपड़ा दिया जाता है वो ऐसा रहता है कि जब एक पर्टिकुलर हाइट या वो उनका प्लेन एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को अचीव करता है तो वो कपड़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है और उनके बॉडी पार्ट्स को जकड़ लेता है, ताकि उनका जो ब्लड है वो नीचे ना आ जाए सरक करके, और इसमें दिमाग में कंटिन्यूअस थोड़ी थोड़ी ब्लड की सप्लाई मिलती रहे ताकि वो बेहोश ना हो पाए। ठीक है, तो जो पायलट्स होते हैं फाइटर पायलट, उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहता है ये सब चीजें, और बार बार की ट्रेनिंग के बाद ही उनको हैबिट होता है कि हाँ वो कितने जी का फोर्स सहन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई रेसिंग कार है, वो रेसिंग कार भी अगर ऐसा है कि एक सेकेंड में 100 किलोमीटर की स्पीड को वो पकड़ ले रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ड्राइवर होता है अगर उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं तो बेहोश हो जाएगा, ले जाके कहीं ठोक देगा, मर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना हमारा वेट बढ़ता हुआ नजर आता है, इसका मतलब हम जो लिफ्ट है तो लिफ्ट नॉर्मल एक्सेलरेशन से चल रही है। अगर बहुत हाई स्पीड हो जाएगा तो वेट हमको लगेगा कि 1000-2000 kg हो गया है, और ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। ब्लड फ्लो एक्चुअली में पूरा ब्लड कहाँ पर चलाएगा? पैरों की तरफ आने लगेगा, दिमाग तक पहुंचेगा ही नहीं, और दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इतना कंसेप्ट क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट